नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV24 देख रहे हैं आप। मैं हूं धीरेन्द्र तिवारी और मैं आज पहुंचा हूं बस्तर संभाग के बीजापुर जिला। और ये काफ़ी संवेदनशील जिला है और यहाँ पर विकास और सुरक्षा की जंग एक साथ लड़ी जा रही है। इस जिले को सुरक्षा के साथ साथ विकास की जो रफ्तार यहाँ पर तेज़ी की जा रही है, ऐसे जिले में जो है विकास की बयार बहाने के लिए कई योद्धा लगे हुए हैं। ऐसे में आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ रही है खास कार्यक्रम में, बीजापुर के पुलिस अधीक्षक श्रीमान जितेंद्र कुमार यादव जी, आज उनसे हम रूबरू होंगे और आपको उनसे तमाम विषयों पर लेकर चर्चा करेंगे। सर, आपका चैनल में स्वागत है। सर, पहला सवाल ये रहेगा कि बीजापुर जैसा संवेदनशील जिला है जहाँ पर विकास पहुँचाना काफ़ी कठिन है, ऐसे में आप सुरक्षा के दायरे में रहते हुए जो नियम है उनके रहते हुए कैसा विकास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 सालों में या 4-5 सालों में अगर हम बात करें तो बीजापुर भारत का ही सबसे संवेदनशील जिला है जहां नक्सल का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और यहाँ से रिक्रूटमेंट भी काफ़ी पहले होता रहा है और उस वजह से यहाँ चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। विकास की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहां जो प्रशासन का या सुरक्षा बलों का जाना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। आम प्रशासन जा पहुंच नहीं पाती थी, जिनकी योजनाएं पहुंच नहीं पाती थी। बट लगातार पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा कि कैंप लगातार बहुत तेज़ी गति से FOBs हमने खोले हैं और उससे पहले भी खुलते रहे हैं, बट अभी जो है 2-3 सालों में काफ़ी तेज़ी आई है, जिस पर से कई सारे जो नए गाँव हैं उनको जोड़ा गया है। और सरकार की एक योजना चलती है नीरज निलानार, जिसमें जो एक FOB खुलता है उसके 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव आते हैं उनको उन योजनाओं से जोड़ा जाता है। और उसमें जो 33 वर्टिकल्स हैं जिसमें व्यक्तिमूलक योजनाएं हैं और कम्युनिटी की योजनाएं हैं, उनको फोकस करते हुए उन गाँव तक विकास को पहुँचाया जाता है। चूँकि सर पूरा जिला नक्सल प्रभावित है और ऐसे में कितनी चुनौतियाँ आती हैं, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नक्सलियों की मौजूदगी रहती है। जब पहला कैंप उन संवेदनशील इलाकों में बैठता है तो उस दौरान कितनी चुनौती आती है, क्योंकि मैंने पहले भी देखा है कि जब भी ऐसे नक्सल प्रभावित इलाकों में कैंप लगते थे तो विरोध भी होता था, लेकिन अब जैसे कैंप खुलते जा रहे हैं तो विरोध की जो है सीमाएं कम हो गई हैं, ज़्यादातर विरोध नहीं होता है। तो कितनी चुनौतियां हैं और ऐसे विरोध कैसे खत्म हुए, इसके बारे में थोड़ा देखिए, जो नया कैंप जब हम खोलते हैं, ऐसा इलाका जो सिक्योरिटी वैक्यूम का इलाका होता है, जिस पर पहली बार सिक्योरिटी फोर्सेस उस एरिया में कैंप खोलने के लिए जाती हैं, तो आपने देखा होगा कि पहले भी विरोध हुए हैं। बट विरोध का जो मुख्य कारण है, गांव वाले हम बात करते हैं तो बताते हैं कि नक्सलियों के द्वारा ही प्रेरित किए जाते हैं ये जो विरोध हैं। नक्सली कभी नहीं चाहते हैं कि उन गाँव में विकास पहुँचे। अगर उन गाँव में कैंप और विकास पहुँच जाए, डेवलपमेंट हो जाए, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इस वजह से वो विभिन्न माध्यमों से भय दिखाकर वो लोगों को इकट्ठा करके विरोध करवाते हैं। रही बात बाकी सिक्योरिटी चैलेंजेस की, तो आपने देखा होगा कि बीजापुर पर से जो IDs का खतरा बहुत ज़्यादा है। एम्बुश भी लगते हैं, जब हम पहली बार जाते हैं तो हमारे ऊपर भी अटैक होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर काफ़ी अटैक होते हैं। कैंप खोलते वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक होते हैं, ID बिछाए जाते हैं। हमारे कई जवान उसमें घायल भी हुए हैं, कई शहीद भी हुए हैं। तो ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। यहाँ जैसे हम रोड बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि बिना सिक्योरिटी के रोड नहीं बन पाता है, क्योंकि जैसे ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें ID लगा देते हैं या फिर एम्बुश करके उसमें जो इवन ठेकेदारों को भी कई बार परेशान किया गया है। गाड़ी जला दी गई है, जो उनके जो सड़क बनाने की जो मशीनें होती हैं उनको जला दिया जाता है, अगवा किया जाता है। तो इस प्रकार की चुनौतियाँ रहती हैं। बट सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे जैसे अंदर घुस रही हैं, नए नए कैंप्स खोल रहे हैं और उन अंदरूनी के इलाकों में जा रहे हैं जहाँ कभी नक्सलियों का गढ़ था, नक्सलियों का कहीं ना कहीं डोमिनेंस था, उसको अब पूरी तरह से हम ख़त्म कर रहे हैं। सर, पूरे बस्तर संभाग में नियत निलानार चल रहा है, हमारे बीजापुर में भी चल रहा है, तो उसके तहत अभी क्या क्या काम चल रहे हैं और कितना अभी उस पर प्रगति दिख रही है आपको? देखिए, जो पिछले 18 महीने में जो 22 कैंप पहले खुले थे, वो हमारे नियत निलानार कैंप्स के अंदर में आते हैं। पहले ये जो दायरा था, जो कैंप के 5 किलोमीटर के जो सरकमफेरेंस में जितने गांव आते थे उनको फोकस किया गया था, बट उसको दायरा बढ़ाकर अब 10 किलोमीटर का कर दिया गया है। उसमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि 33 वर्टिकल्स हैं। उसमें व्यक्तिमूलक जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक का खाता, उससे रिलेटेड जितने जो व्यक्तिमूलक योजनाएं होती हैं, अगर किसी व्यक्ति को मिलना है तो उन पे फोकस किया जाता है। इसी प्रकार अगर कोई जो किसी गांव का जैसे कम्युनिटी का जो है जो प्रोग्राम होता है या योजना है, कम्युनिटी से रिलेटेड योजनाएं हैं, उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाता है।
और उसमें जो सेचुरेशन होता है कि किसी गांव में अगर कोई पॉपुलेशन है वो कितना परसेंट सेचुरेशन है, उसकी मॉनिटरिंग हर समय होती है, मतलब एक निश्चित अंतराल में होती है और ऊपर के स्तर से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये फोकस तरीके से डेवलपमेंट को किया जा रहा है। और जितने जो डेवलपमेंट के वर्टिकल्स होते हैं, चाहे वो नल जल योजना की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, आंगनबाड़ी की बात हो, राशन की बात हो, जितने भी योजनाएं होती हैं जो गाँव तक पहुँचाना है उसको त्वरित गति से पहुँचाया जाता है। सर कितने ऐसे इलाके हैं जो अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए हैं बीजापुर जिला मुख्यालय से, और इस जैसे कि 2 साल लगभग होने वाले हैं डबल इंजन की सरकार चल रही है, कितने ऐसे इलाके जो है, जो ऐसे गांव हैं जो अब तक कनेक्ट हो चुके हैं, जिन पर जो है विकास के रास्ते अब तैयार हो रहे हैं, और वहाँ की जो व्यक्ति हैं उनके जो जीवन में क्या क्या बदलाव करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, बीजापुर की अगर हम बात करें तो पिछले 2 साल या उससे पहले की अगर हम सिनेरियो को देखें तो सारे जो जगह थे हमारे बीजापुर के, जहाँ जहाँ कैंप थे, बहुत कम जगह थे जहाँ हमारे कैंप्स थे, और कैंप के बाद भी काफ़ी सारा सिक्योरिटी वैक्यूम का एरिया था। अगर हम 2020 से पहले की बात करें तो काफ़ी सिक्योरिटी वैक्यूम था, बट धीरे धीरे लगातार जो कैंप्स खोले जा रहे हैं, उसके अलावा जो पिछले 2 सालों में एंटी नक्सल ऑपरेशंस भी बहुत तेज़ी गति से बढ़ा है। पहले भी होते रहे हैं, बट अभी जो है बहुत त्वरित गति से ये हो रहा है। उसकी वजह से एक सिक्योरिटी का जो इकोसिस्टम क्रिएट होता है, और साथ में जो कनेक्टिविटी बढ़ती है उसमें रोड आता है और बाकी इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी हो गई। वो जब कनेक्टिविटी बढ़ना शुरू होता है तो लोग बाहर निकलना शुरू करते हैं और बाकी योजनाएं पेनिट्रेट करती है। तो उस वजह से एक ओवरऑल डेवलपमेंट का एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है, एक सिक्योरिटी का भी इकोसिस्टम क्रिएट होता है और डेवलपमेंट का भी इकोसिस्टम क्रिएट होता है। तो उसको हम बहुत त्वरित गति से अभी कोशिश कर रहे हैं, और अभी कुछ ही ऐसे इलाके हैं जहां हमारी पहुंच नहीं है, जहां रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, बट वो शीघ्र ही उसको भी हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। सर पुनर्वास नीति चलाई जा रही है, जिले में भी उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, और केंद्रीय गृह मंत्री का टारगेट है कि 2026 है उसकी 31 मार्च का जो तारीख है उसको हम बस्तर से और पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। और उसका असर दिख भी रहा है, असर भी दिख रहा है, क्योंकि अभी लगातार कल भी आपने सरेंडर करवाया, उसके पहले 210 बड़े माओवादी बस्तर में सरेंडर करते हैं, और जो बीजापुर के रास्ते ही जाते हैं मुख्यधारा में। तो आने वाले समय में सर इसका क्या इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि नक्सली बड़ी संख्या में सरेंडर कर रहे हैं, तो उनके पुनर्वास की जो नीति है उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, जो छत्तीसगढ़ की जो पुनर्वास नीति है पूरे भारत में सबसे अच्छी पुनर्वास नीति है। अगर हम उसमें जो विभिन्न जो पहलू हैं जिनको पुनर्वास नीति में समाहित किया गया है उसकी अगर हम करें तो शुरू में जैसे ही ये आते हैं हमारे पास पुनर्वासित होने के लिए, तो उस दौरान उनको 50,000 की राशि दी जाती है कि ताकि उनका इमीडिएट जो खर्चा है वो उनका निकल सके। इसके बाद में उनको स्किल डेवलपमेंट का भी प्रावधान है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट में अलग अलग प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेस यहाँ किए जाते हैं। लाइवलीहुड कॉलेज हैं उनको, और कई सारे संस्थाएं हैं जिनमें इनको क्लब किया जाता है, उनको कोलैबोरेट किया जाता है, और उसके बाद में उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग इनको दिए गए हैं। जैसे उसमें राजमिस्त्री की ट्रेनिंग हो, जेसीबी ड्राइवर की ट्रेनिंग हो, जेसीबी के मैकेनिक की ट्रेनिंग है, इसी प्रकार पशुपालन की ट्रेनिंग है। अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग के अलग अलग मॉड्यूल्स हैं जिनको इनको दिया जाता है ताकि ये इनका स्किल डेवलपमेंट हो सके, और दोबारा जब समाज में इनको समाहित होना है, जब उसी में जब मुख्य धारा में जुड़ेंगे तो इनके पास जॉब का अवसर हो, तो ये भी तैयारी की जाती है। इसके अलावा कई अन्य प्रकार के इनके लिए प्रावधान है, जिसमें जो जिस रैंक के जो माओवादी हैं उनको उस रैंक का जो इनाम घोषित है वो भी उनको प्रदान किया जाता है। अगर कोई हथियार के साथ में कोई अगर आत्मसमर्पण करता है तो उसको हथियार का भी अलग अलग इनाम है कि अगर कोई AK-47 के साथ अगर सरेंडर करता है, कोई SLR के साथ सरेंडर करता है, तो उनका अलग अलग इनाम की कैटेगरी है जो कि लाखों में है। अगर हम एक जनरलाइज्ड भी बात करें तो कि ACM रैंक का जो माओवादी है उसके लिए 5 लाख का इनाम है। तो वो जब सरेंडर करता है तो उसके बाद प्रोसेसिंग में एक समय लगता है, जिसमें जिला स्तरीय कमेटी बैठती है और राज्य स्तरीय कमेटी बैठती है, उसके बाद में उनको वो इनाम की राशि भी दी जाती है। तो इस प्रकार से कई सारे प्रावधान हैं जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जो समाज से भटक गए हैं, जैसे वो जंगलों में रहते थे, अब उसके बाद वो समाज में आ रहे हैं, तो उनको रीइंटीग्रेट किया जा सके, तो वो सारी फैसिलिटीज़ उनको मिल सके। इसके अलावा जो बाकी जितनी योजनाएँ हैं, जो व्यक्तिमूलक योजनाएँ हैं, चाहे वो राशन कार्ड का हो, राशन मिलने का हो, या फिर आयुष्मान कार्ड जिसमें हेल्थ का हो,
या फिर और बाकी जो व्यक्तिमूलक योजनाएं हैं जो उनको लाभ मिलना चाहिए, उस लाभ को भी त्वरित गति से दिया जाता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी उनको इंक्लूड किया जा रहा है। तो इस प्रकार की कई सारी योजनाएं हैं जिनको क्लब करके उनको लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वो लोग मुख्य धारा में आके उनको ये फील न करें कि वो कहीं बाहर से आए हैं, वो अपने आप को एलिनेट फील न करें और वो यहाँ से मुख्य धारा से अच्छे से जुड़ सकें। सर जैसे कि बस्तर में पूरे जहाँ जहाँ खासकर दक्षिण बस्तर का इलाका है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, और अभी जैसा देखा गया कि 210 माओवादी और लगभग 70 माओवादी जो है वो अलग इलाकों से सरेंडर करते। एक तरह से उत्तर बस्तर का जो इलाका है वो पूरी तरह से अब नक्सल मुक्ति की ओर है, लेकिन अभी खासकर दक्षिण बस्तर का इलाका जहाँ पर अभी भी बड़े बड़े माओवादी जिनका नाम जैसे मारवी हिड़मा, बारसे देवा, देवजी जो अभी जिनका नाम लेटेस्ट में लिया जा रहा है, इन लोगों की क्या सरेंडर करने की संभावना जताई जा रही है? कैसे ये इलाका कैसे आप लोग नक्सल मुक्त करेंगे? देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नक्सल संगठन में अलग अलग उनके संरचनाएं थी, जैसे आप बार बार नाम सुनते होंगे DKSZC, दंडकारण्य स्पेशल जनरल कमेटी। अगर हम उसको अगर एक एज ए ग्रुप लेते हैं तो उसमें दो भाग में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, एक जो नॉर्थ का पार्ट है, एक साउथ का पार्ट है। तो अभी पिछले दिनों में नॉर्थ के जितने भी थे ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सरेंडर कर दिया है। साउथ का जो है हमेशा से थोड़ा सा ट्रिकी रहा है। यहाँ की जो इनिशियल जो शुरुआत हुई थी, जब तेलंगाना से नक्सल तेलंगाना आंध्र प्रदेश मतलब जब आंध्र प्रदेश था, तब जब नक्सल मूवमेंट शुरू हुआ था तो बीजापुर के रास्ते और सुकमा के रास्ते ही ये लोग आए थे। तो यहाँ संगठन भी काफ़ी मजबूत था, बट जिस हिसाब से इनका जो संगठन है नेतृत्व विहीन हो गया है। कई सारे जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं या तो सरेंडर कर दिए हैं या मारे गए हैं, या फिर जो इनके जो SZC स्तर के भी कई माओवादियों ने सरेंडर किया है या फिर मारे गए हैं। और इनका जो निचला स्तर भी क्रम्बल डाउन हो रहा है, मतलब ऊपर का तो स्तर क्रम्बल डाउन हो ही रहा है, नीचे के लोग भी अब पूरी तरह से डिसमेंटल हो गए हैं। तो इन परिस्थितियों में काफ़ी ज़्यादा सरेंडर भी हो रहा है, काफ़ी लोगों को हम अरेस्ट भी कर रहे हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशन में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। तो पूरी तरह से ये लोग बिखर गए हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही या तो ये मुख्यधारा में वापस आएंगे, क्योंकि जो हमारी जो रणनीति है, जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस की जो रणनीति है, वो लगातार और एग्रेसिव होती रहेगी। मतलब हम और आगे भी बढ़ेंगे और त्वरित गति से हम एंटी नक्सल ऑपरेशंस करेंगे। और अभी भी लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं। उनके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो मुख्यधारा में जुड़ जाएं या फिर उनको एलिमिनेट ही करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो हम अरेस्ट करेंगे उनको या फिर एलिमिनेट करेंगे। सर जैसे कि अति संवेदनशील इलाके के जो युवा हैं, सरकार उन पर अप्रोच करती है कि वो मुख्यधारा से जुड़े और सरकार की योजनाओं का लाभ लेके जो है सरकार के साथ चलें, और लेकिन खासकर देखा जाता है कि वो सरकारी नौकरी में आना पसंद करते हैं और ज़्यादातर की लोगों तक अपन नौकरी नहीं पहुंचा सकती सरकार। ऐसे में इन युवाओं को रोजगार देने के लिए खासकर जो बेहद ही अति संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पे अभी भी शिक्षा का ज़्यादा फैलाव नहीं हो पाया है, वहाँ के लोगों को सर कैसे आप लोग सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और नक्सल विचारधारा से वो ना जुड़े उनके लिए आप लोग किस तरह का काम कर रहे हैं? देखिए, सरकार की योजनाओं में एक मिनिमम क्वालिफिकेशन भी होता है कई योजनाओं में। तो जब ये पुनर्वासित होकर हमारे पास में आते हैं तो इनको कई सारे छूट भी मिलती हैं, जो इनके एजुकेशन में छूट हो या बाकी चीज़ों में छूट हो, वो छूट भी इनको प्रदान किया जाता है। यहाँ जैसे कई सारे पोटेंशियल्स हैं, जैसे हमारे अगर जिले बीजापुर की बात करें तो एक टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आप यहाँ देखेंगे कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है, एनिमल हस्बेंड्री का बहुत बड़ा यहाँ पोटेंशियल है। तो उन जो पोटेंशियल्स है उसको हम लोग भी टैप करने का कोशिश कर रहे हैं कि इनको उससे इंटीग्रेट किया जा सके। जितने भी, जैसे अगर आप जवांगा में अब देखेंगे जो हमारा जो कॉलेज हैं, जो आवासीय हॉस्टल्स हैं, उसमें भी कई लोग हैं जो पढ़ के बाहर निकल रहे हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी जिस दिशा में जाना चाहता है, अगर कोई आगे की पढ़ाई करना चाहता है तो हम उसको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनका फैसिलिटेट करते हैं कि कैसे पढ़ाई कर सके। जो पढ़ाई पूरी नहीं किए हैं वो पढ़ाई पूरी करें। अगर कोई काम करना चाहता है, किसी भी अलग अलग किसी सेक्टर में काम करना चाहता है, तो उसको भी हम फैसिलिटेट करते हैं कि उसको उस लायक तैयार किया जाए ताकि वो काम कर सके। और रही बात इनको मोटिवेट करने की और उसके बाद में इनको उन तक जो योजनाओं तक को पहुंचाने की, तो हम लगातार इनसे संवाद करते रहते हैं, अलग अलग माध्यमों से, खेल हो या अन्य माध्यमों से संवाद करते हैं, ताकि ये लोगों को पता चल पाए कि जो बाहर की दुनिया है उसमें क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या क्या स्किल्स के डेवलपमेंट के साधन हैं, या कौन कौन से ट्रेड हैं जिसमें इनको मदद मिल सकती है।
बीजापुर पर से बहुत रिच है। अगर हम देखें, अगर टूरिज्म का यहाँ पोटेंशियल देखें, एनिमल हस्बेंड्री का पोटेंशियल देखें, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के उनके प्रोसेसिंग का अगर हम देखें तो बहुत ही पोटेंशियल है यहाँ, जिसको हम लोग टैप करने का प्रयास कर रहे हैं। सर ये तो हो गई नक्सलवाद और बीजापुर की सुरक्षा की बात। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आईपीएस और आईएएस एक रोल मॉडल होते हैं, एक युवा जो पढ़ता हुआ है। आपकी जो शुरुआती परीक्षा थी, जो पढ़ाई थी, वो कहाँ से शुरू हुई और इतने बड़े पद तक पहुँचने में आपने क्या क्या स्ट्रगल किया है, उसको थोड़ा हमारे दर्शकों। देखिए, मैं इसी राज्य का निवासी हूँ। छत्तीसगढ़ के उत्तर है क्षेत्र, जशपुर जिला है, वहाँ के पत्थल गांव का निवासी हूँ। एक गांव है पाकर गांव, वहाँ का मैं निवासी हूँ। और इनिशियल मेरा एजुकेशन जो हुआ था 5वीं तक गांव में ही, गांव के स्कूल में हुआ था। उसके बाद नवोदय विद्यालय रायगढ़ में, वहाँ मैंने 6वीं से 12वीं की पढ़ाई की। उसके पश्चात फिर मैं कॉलेज चेन्नई से किया, मद्रास वेटनरी कॉलेज से, वहाँ से मैं वेटनरी साइंस में ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद फिर मैं तैयारी करना, मतलब कॉलेज के टाइम से ही शुरू कर दिया था। वहाँ तैयारी करते करते जब फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा आईआरएस में सिलेक्शन हुआ था, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में था। वहाँ 3 साल मैंने जॉब किया और उसके बाद फिर आईपीएस में सिलेक्शन होने के बाद में मुझे होम कैडर मिला, तो मैं आईपीएस में यहाँ ज्वाइन किया, छत्तीसगढ़ में ज्वाइन किया। तो पढ़ाई मतलब लगातार ये स्टेप बाय स्टेप था मेरा, और शुरू से ये सबका अच्छा सहयोग था। अच्छे स्कूल मिल गए मुझे पढ़ने के लिए, कॉलेज भी बहुत अच्छा था, तो उस वजह से मुझे कहीं ना कहीं तैयारी में मदद मिली। और लगातार मैं कॉलेज के टाइम से ही प्रिपरेशन कर रहा था, तो एक अच्छा संयोग बन गया और मेरा सिलेक्शन। सर युवाओं को कैसे ये आईपीएस और आईएएस की जो सेवा है वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या तैयारियाँ करनी चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, थोड़ी सी मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगा। जब मैं 99 में जब मैं 5वीं पढ़ रहा था अपने गांव में, तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं नहीं थी या एम्बिशंस नहीं था, गोल नहीं था। जब मैं रायगढ़ आया, स्कूल नवोदय विद्यालय में आया, तो मैं सोचा कि मुझे कुछ करना है। और एक गोल था, एक ड्रीम जो भी कहें, वो ड्रीम था। तो उसको सबसे पहले तो मैं युवाओं से यही बोलूँगा कि अगर आपका कोई ड्रीम है, अगर आप कुछ सोचते हैं, कुछ करना है, तो उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करें, अपने उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए लोगों को। एक अल्केमिस्ट में बहुत ही अच्छी बात कही है, किताब है अल्केमिस्ट पाउलो कोएल्हो की। उसमें एक बहुत अच्छी लाइन उसमें लिखी गई है कि अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसको प्रोटेक्ट करें, और उसको प्रोटेक्ट आपको अपनों से ही करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हमारे ही रिलेटिव बोलते हैं कि ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, हमारे क्लोजेस्ट फ्रेंड ही बोलते हैं कि आप नहीं कर पाओगे। बट उस चीज़ को आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और उस ड्रीम को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए फिर आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, वो भी परसिवरेंस के साथ में आपको लगातार करना पड़ेगा। हो सकता है कई सारे बाधाएँ आएंगे, उसमें अप्स डाउन आएंगे, आपका संसाधन नहीं होंगे, संसाधनों को जुटाना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें एक लंबा प्रोसेस होता है जिस पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। और आपको कभी हार तो नहीं माननी है, क्योंकि अगर आप हार मान गए तो फिर आप गोल कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। सबका अपना अपना एक ड्रीम होता है, उस ड्रीम को प्रोटेक्ट करते हुए अगर परसिवरेंस के साथ हार्डवर्क कोई करेगा तो ज़रूर उसको अपना गोल मिल जाएगा, जो अगर कोई चाहता है उस चीज़ को। तो सर बतौर आईपीएस और एसपी जिलों में जब आप तैनात होते हैं, तो क्या आपके द्वारा भी युवाओं को मोटिवेट करने के लिए कुछ इस तरह का क्लासेस वगैरह ली जाती हैं क्या? क्लासेस एस सच तो हम लोग नहीं ले पाते हैं बहुत ज़्यादा, बट जैसे वीसी के माध्यम से जब कोई स्टूडेंट्स, कोई ग्रुप्स हैं उसमें जुड़ते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। इसके अलावा जब पर्सनल भी अगर कोई किसी को गाइडेंस की आवश्यकता होती है तो वो हम गाइडेंस देते हैं। तो एस सच तो बहुत ज़्यादा क्लासेस हम लोग नहीं ले पाते हैं, बहुत व्यस्तता होती है, और बीइंग एसपी बहुत ज़्यादा हम मूव भी नहीं कर सकते यहाँ से। तो हम वीसी के माध्यम से या फिर पर्सनल डिफरेंट जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को गाइड करते रहते हैं अगर किसी को आवश्यकता होती है। सर अभी डिजिटल युग है, और डिजिटल युग में देखा जाता है कि बड़े बड़े अपराध डिजिटल तरीके से होते हैं, साइबर क्राइम होते हैं। बीजापुर में सर ऐसे कितने अपराध हुए हैं, ऐसा कुछ, और उनसे बचने के लिए क्या क्या उपाय आप लोगों के द्वारा युवाओं तक और जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उन तक क्या आप लोग संदेश दे रहे हैं? देखिए, बीजापुर पर से या छत्तीसगढ़ पर से हम ये कह सकते हैं कि लोग बहुत भोले हैं यहाँ के, और ईजिली साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगे जाते हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा हब है जहाँ लोगों को फंसाना बहुत आसान है, हम लोग बहुत ईजिली बिलीव कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ भी
वो बीजापुर भी अछूता नहीं रहा इस चीज़ से। साइबर फ्रॉड लगातार होते रहे हैं, हम लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन साइबर फ्रॉड के जो लोग हैं, जो पीछे इन्वॉल्व हैं, जो एक्यूज्ड हैं, वो नए नए तरीक़ों से साइबर फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा तो आप लोगों से सबसे यही अपील रहेगा कि ईजिली किसी भी चीज़ पे बिलीव ना करें। कई छोटे छोटे जो स्कीम्स होते हैं, जो फ़ायदे वाले स्कीम्स होते हैं, उसका झांसा देते हैं। कई बार ये स्कीम दे दी है कि आपको 1% में लोन मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि पैसा आपका 2 महीने में डबल हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली स्कीम्स होती हैं, जो ऑनलाइन होती हैं, उसके माध्यम से होता है। तो अलग अलग तरह से उसको स्कैम ऑफ करने की कोशिश की जाती है। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे अगर मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता है, सपोज मैं एक लोन लेना चाहता हूँ, अगर मुझे लोन की आवश्यकता है, मैंने इंटरनेट में 2-3 जगह सर्च किया या फिर किसी अन्य माध्यमों से मैंने पता करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं उनके पास इतना रिसोर्सेस है, जो सामने वाले जो साइबर फ्रॉड करते हैं उनके पास इतना रिसोर्सेस है कि वो पता कर लेते हैं कि किसी व्यक्ति की क्या ज़रूरत है। जैसे मुझे लोन की आवश्यकता है, या किसी एक किसान है, इसको वो अपने आलू की बीज के बारे में वो जानना चाहता है, उसको खरीदना है, तो उसको उनकी जानकारी होती है, तो उसी प्रकार वो सामने से वो या तो सप्लायर के रूप में बात करेंगे या फिर बैंक के रूप में बात करके फंसाने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जो मैं जो चाहता हूँ वो सामने वाला प्रदाय कर रहा है, और कम रेट में प्रदाय कर रहा है या फिर कम परसेंटेज में प्रदाय कर रहा है, और उसमें हम लोग कई बार फंस जाते हैं। कई बार दोस्त भी बताते हैं कि आप फंस रहे हैं, उसके बाद भी लगातार आपका जो पैसा है आप डालते जाते हैं। तो एक चेन होता है, एक साइकिल होता है। तो लोगों को उस चीज़ से बचना है। अगर आपको लग रहा है कि किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, तो आप नज़दीकी पुलिस थाने में जाइए, या फिर साइबर जो हमारे थाने हैं या साइबर सेल हैं उसमें जाइए, या फिर जो हमारा जो टोल फ्री नंबर है उस पर भी हम लोग जा सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट भी है जिसमें आप डायरेक्टली अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के कई सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम उसके बारे में पता कर सकते हैं कि अगर कोई फ्रॉड तो नहीं है। किसी भी देश की और किसी भी समाज की सबसे बड़ी एक कड़ी होती महिला, और ज़्यादातर देखने को मिलता है भारत में महिलाओं के साथ विभिन्न तरह के अपराध होते हैं। तो आपके जो बीजापुर में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह की स्कीम चल रही है, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, और इनको जागरूक करने के लिए महिलाओं के जो अपराध हैं वो ऐसे ना हो, उनके लिए किस तरह का आप प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जो महिलाओं के प्रति जितने जो अपराध होते हैं उसके प्रति सरकार काफ़ी संवेदनशील है। इवन पुलिस डिपार्टमेंट बहुत संवेदनशील है। हमारे ऐसे कई सारे जो इंटरनल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी हैं जिसके माध्यम से हम लोग की मॉनिटरिंग होती है। जो हम किसी भी अपराध को कंप्लेंट आता है तो कंप्लेंट को हम जब अपराध दर्ज करते हैं, अपराध दर्ज करने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन करके जो चालान पुटअप करते हैं, एक्यूज्ड की अरेस्टिंग करते हैं, तो ये जो सिस्टम है इसकी बहुत हाई लेवल की मॉनिटरिंग होती है। इसके अलावा हमारे जो महिला सेल है, साइबर सेल हैं, उनके माध्यम से लगातार जागरूकता के कार्यक्रम किए जाते हैं अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सोशल गैदरिंग्स में। तो ये लगातार दोनों तरफ से चलते रहता है। और कोई सा भी अगर महिला संबंधी अगर जो अपराध अगर दर्ज होता है तो त्वरित उसका निराकरण भी किया जाता है। तो इस मामले में जो पुलिस है, छत्तीसगढ़ पुलिस है या बीजापुर पुलिस है, काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है। और हमारी जो मॉनिटरिंग की मैकेनिज्म है वो भी काफ़ी रोबस्ट है। इसकी वजह से जो जो जितने जो महिला संबंधी जो अपराध होते हैं उनकी एक हाई लेवल की मॉनिटरिंग होती है। इवन जो जिले में जो अपराध होते हैं वो मेरे लेवल पर डायरेक्ट उसकी मॉनिटरिंग होती है। तो एक अच्छा मैकेनिज्म यहाँ डेवलप किया गया है ताकि जो इन अपराधों को रोका जा सके। पहले तो होने ही ना दें उसको। अगर कोई अपराध घटित होता है तो उसको कितना जल्दी हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन करके जो अपराधी है उसको हम सज़ा दिला सकें। सर, आपकी ज़्यादातर सीमाएं देखा जाता है साउथ से जुड़ी हुई है और कुछ महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, और आपका एक हिस्सा बेलाडीला की तराई में पड़ता है। इन इलाकों में जब आपके जवान जब सर्च में जाते हैं एंटी ऑपरेशन में, तो और चूँकि काफ़ी बेहद ही संवेदनशील इलाका है, और सुरक्षित इन इलाकों में कैसे ऑपरेशन आप लोग अंजाम देते हैं, और किस तरह का आप लोगों का रहता है प्लान कि हमारे जवान जाएं और ज़्यादातर नक्सलियों को नेस्तनाबूद करें? देखिए, एंटी नक्सल ऑपरेशंस इतने आसान नहीं है, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। एक वो जो जवानों का गश्त पर जाना एक पार्ट होता है उसका, उसके पीछे काफ़ी इंटेलिजेंस और प्लानिंग की काफ़ी आवश्यकता पड़ती, काफ़ी समय लगाया जाता है उसको प्लानिंग के लिए, और उसके प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन के लिए। तो एक बड़ा एक प्रोसेस है जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस है, बड़ा एक प्रोसेस है, और उसमें पूरे एहतियात बरते जाते हैं। लगातार जो हमारे जवानों की भी ट्रेनिंग होती है उसमें कई प्रकार की ट्रेनिंग्स जो शामिल है, जो अलग अलग ऑप्स के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। चाहे वो एक जनरलाइज अगर हम कहते हो कम्युनिकेशन एक पार्ट हो गया, इंटेलिजेंस एक पार्ट हो गया, तो इस तरह के अलग अलग कंपोनेंट है। तो उसको लगातार हम लोग की ट्रेनिंग चलती है, लगातार प्लानिंग चलती है, और उसका एग्जीक्यूशन लगातार हम लोग बेहतर करते जाते हैं। तो क्या सर 2026 की वो तारीख जो 31 मार्च की है,
तो बीजापुर खासकर जिला जो ज़्यादा प्रभावित है, वो कितना आप समझते हैं कि क्या उस दिन बीजापुर से नक्सली पूरी तरह से सफाया हो जाएगा? देखिए, मैं इस पे बहुत कुछ डेट पे तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब मैं पहले भी मैंने इस बात को किया है, जब मैं पहली बार मैं ज्वाइन करने के लिए आया था, वो मार्च 2024 की बात थी। एक महिला थी लगभग 55 से 60 वर्ष की, उससे मेरा इंटरेक्शन हो रहा था। वो पोलमपल्ली से अंदर के गांव की थी, बासागुड़ा से लगभग 15 किलोमीटर अंदर गांव की थी, और वो शिविर में रहती थी बासागुड़ा में। तो उसका एक ही इच्छा थी, अंतिम इच्छा थी कि मरने से पहले वो अपना गांव देखना चाहती थी, वहाँ खेती करना चाहती थी। तो इस प्रकार कई लोग हैं जो अपने अपने गांव से भगाए गए हैं, कई लोग प्रताड़ित हैं, कई लोग नक्सल पीड़ित हैं, कई लोग अभी वापस गाँव नहीं जा सकते, त्यौहार मना नहीं सकते, कई लोगों की ज़मीनें हैं जो हम खेती नहीं कर सकते। इस प्रकार के लोग जो नक्सलवाद का दंश झेल रहे हैं, तो हम इसको जितना जल्दी हम ख़त्म करें, अगर उनके जीवन से एक दिन भी इस नक्सलवाद के दंश को अगर हम लोग ख़त्म करते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता है। तो मैं चाहूँगा कि ये 26 मार्च क्या, उस मार्च 2026 क्या, उससे पहले ही ये समाप्त हो जाए बीजापुर से, तो अच्छा है। और इस दिशा में हम लोग लगातार अग्रसर हैं काम करने के लिए। और हमारा जो मोटिवेशन है, हमारा जो एनर्जी है, जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है डेट और बढ़ता जा रहा है, हम चाहते हैं कि ये जितना जल्दी ख़त्म हो सके, उतना जल्दी जो बीजापुर हो या छत्तीसगढ़ हो, इस दंश से मुक्त हो। सर, बीजापुर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विकास में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, खासकर जो अंदरूनी इलाकों में शिक्षा फैलाने वाले लोग हैं, खासकर शिक्षा दूत, ये लोगों की हत्या नक्सलियों के द्वारा कर दी जाती है। कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके नेताओं की हत्या कर दी जाती है। आने वाले समय में सर इन लोगों की सुरक्षा के लिए किस तरह का प्रयास रहेगा? और अंतिम सवाल भी रहेगा सर आपसे कि जब अंतिम बेला है नक्सलवाद की, ऐसे में आपका क्या संदेश है उन माओवादियों के लिए जो हथियार पकड़ के आज भी जंगल में तैनात हैं? देखिए, यहाँ विकास के लिए, जैसे सुरक्षा हो या विकास की बात हो, मल्टी एजेंसीज काम करती, मल्टीपल एजेंसीज काम करती हैं। और पिछले दिनों में भी देखा गया है कि जो शिक्षा दूत हैं उनकी हत्या की गई थी। इससे साफ स्पष्ट होता है कि जो नक्सली हैं वो विकास विरोधी हैं। उनका कोई जल जंगल ज़मीन जैसा कोई मुद्दा ही नहीं है। वो सिर्फ भय फैलाकर लोगों के बीच में राज करना चाहते हैं, या फिर उसे एक्सटॉर्ट करना चाहते हैं, या पैसे निकालना चाहते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं। अगर किसी को एजुकेशन से दिक्कत है, किसी को रोड बनाने से दिक्कत है, किसी को इलेक्ट्रिसिटी से दिक्कत है, तो वो कैसा विकास, मतलब क्या चाहते हैं वो? इससे तो स्पष्ट झलकता है कि वो विकास के विरोधी हैं और कायर हैं। बेसिकली देखा जाए, सही में अगर देखा जाए तो कायर हैं। क्योंकि एक शिक्षा दूत की क्या गलती है, एक आंगनबाड़ी सहायिका की क्या गलती है, एक नेता की क्या गलती? वो गांव जाके प्रचार ही तो कर रहा है, सरकार की योजनाओं का प्रचार कर रहा है, लोगों के बीच में संवाद स्थापित कर रहा है, उसकी क्या गलती है? तो किसी को भी मुखबिर बताकर किसी की हत्या करना, ये तो सरासर कायरता है। तो और रही आपका दूसरा जो पार्ट है, उसमें मैं इनसे यही अपील करूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके मुख्यधारा से जुड़ जाएं, पुनर्वासित हो जाएं। सरकार का भी फोकस है कि जो भटके हुए लोग हैं, अगर मुख्यधारा से जुड़ते हैं तो उनको चाहे वो समाज में जो समाहित होने के लिए फैसिलिटेट करेगी और आगे बढ़कर, हाथ आगे बढ़ाकर उनको अपने मुख्यधारा में जोड़ेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुख्यधारा में नहीं जुड़ना चाहता है, इस नक्सलवाद को आगे बढ़ाना चाहता है, खून खराबा ही चाहता है, तो उसके लिए फिर हम लोग एंटी नक्सल ऑपरेशन हमारे चल ही रहे हैं, और उसका जवाब भी उसी तरह से दिया जाएगा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस देंगे। तो बिल्कुल गोली का जवाब गोली से ही दी जाएगी। ऐसी विचारधारा जो समाज को दुख पहुंचाती है, ऐसी विचारधारा को बस्तर से बिल्कुल उखाड़ के फेंकने के लिए तैनात हैं जवान। और आप सुन रहे थे बीजापुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव को। इन्होंने बताया बीजापुर में सुरक्षा स्थापित करने के लिए, विकास स्थापित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं उनको लेके क्या प्रयास किए जा रहे हैं, डिजिटल युग में साइबर जो ठगी होती है उनसे बचने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे तमाम जो मुद्दों पे हमारी बात हुई। और मैं आपको अंतिम समय पे यही कहूँगा कि जो बीजापुर में जहाँ पर एक समय बंदूक और बारूद की गंध आती थी, वहाँ पर अब नियत नर के विकास की जो है सुखद तस्वीरें देखने को मिल रही है। हमारे साथ आप बने रहिए। टीवी 24 के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।